गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारी कक्षा में आपका स्वागत है और हम आज 9th क्लास का हमारा लेसन है परमाणु की संरचना। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और वो हमारे पास है नील बोर का परमाणु मॉडल। तो देखिए, हमने इससे पहले बात की है स्टूडेंट्स, दो परमाणु मॉडल की हमने बात की है। तो एक थॉमसन का परमाणु मॉडल और फिर उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ध्यान रखिए, हमने इस लेसन की शुरुआत की थी परमाणु से। परमाणु को पहले अविभाज्य माना गया डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार। फिर उसमें बाद में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हुई तो पता चला कि ये भी हैं, एक परमाणु के अंदर उपस्थित होते हैं, जिसको हम अवपरमाणु कण कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब इनकी व्यवस्था कैसी है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर उपस्थित हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पर है, प्रोटॉन कहाँ पर है, ये समझाने के लिए जो है परमाणु के मॉडल जो है प्रस्तुत किए गए। तो सबसे पहले कोशिश की थॉमसन ने, उसमें हमने देखा थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसमें कुछ विशेषताएं थी, फिर उसमें कुछ कमियां रह गई। उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया रदरफोर्ड ने। उसने अपने अल्फा किरणों के साथ प्रयोग किया, कुछ प्रेक्षण किए, कुछ निष्कर्ष निकाले, उस आधार पर, उन निष्कर्ष के आधार पर उसने भी एक परमाणु मॉडल जो है प्रस्तुत किया। अब उस परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रहेगी, वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो उन कमियों को दूर करने के लिए फिर एक नए वैज्ञानिक जो थे, उनका नाम था नील बोर, और उन्होंने तीसरा जो है एक परमाणु मॉडल जो है प्रस्तुत किया, जो हमारे सिलेबस में है और हम उसको स्टडी करेंगे। वो है नील बोर का परमाणु मॉडल। तो नील बोर जो है वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा, और जिनका मकसद था कि उन सभी खामियों को दूर किया जाए जो कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, इससे पहले जो मॉडल दुनिया के सामने आया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसमें जो कमियां रह गई, उसकी जो सीमाएं थी, जो लिमिटेशंस थी, उनको दूर करने का प्रयास किया गया। तो आइए देखते हैं क्या है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की खामियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की, जो कि नीचे दी गई हैं। अब कुछ उन्होंने कुछ अवधारणाएं दी, उसमें जो कमियां रहेगी उसको लेकर उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स जो हैं, वो अवधारणा जो है वो प्रस्तुत की। तो पहला क्या था कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। ऐसी कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन की विविक्त या पृथक कक्षा कहते हैं। तो देखिए, इसमें का मतलब ये था, जो रदरफोर्ड था उसने कहा था कि नाभिक के चारों ओर बहुत सी कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन नील बोर ने थोड़ा सा इसको और स्पेसिफिक बना दिया। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो केवल नाभिक के चारों कुछ विशेष कक्षाओं में ही चक्कर, सभी कक्षाओं में नहीं है, कुछ खास कक्षाओं में ही चक्कर जो है वो लगा सकते हैं। उसका थोड़ा एंगुलर मोमेंटम से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। बस फिलहाल ये ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। उन्हीं कक्षाओं को हम स्टेशनरी स्टेट या फिर हम एनर्जी स्टेट्स भी कहते हैं, इनको विविक्त या फिर पृथक कक्षा भी कहते हैं। अब दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो वो ना वो ऊर्जा कहीं से ग्रहण करते हैं और ना ही ऊर्जा जो है कहीं पे मुक्त करते हैं। तो ये वहाँ पे था कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो लगातार ऊर्जा जो है अपने विकिरण के रूप में खोता रहेगा, मुक्त करता रहेगा। पर यहाँ पे उसने क्लियर किया कि इलेक्ट्रॉन जब तक इन कक्षाओं में, इन स्टेशनरी स्टेट में, इन ऊर्जा कक्षाओं में जब तक वो चक्कर लगाते रहेंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन कहीं से ऊर्जा लेगा और ना ही जो इलेक्ट्रॉन किसी को ऊर्जा देता है या मुक्त करता है। फिर इन कक्षाओं में, जिसको आप कोश भी कहते हैं, ऊर्जा कोश जो है, इनको ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। तो ये जो कक्षाएं हैं उनको हम ऊर्जा कक्ष भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ये कक्षाएं या कोश जो है इनको हम KLMN से या फिर 1, 2, 3, 4 से निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं। तो इसमें देखिए क्या है हमारे पास। अब इसको तीनों जो मुख्य बिंदु इनको समझने का प्रयास करते हैं। ये नाभिक है। अब नाभिक के चारों ओर जो है ये इस तरह से कक्षाएं हैं, ऊर्जा कक्ष है, ठीक है ना। तो सबसे पहला K है, फिर L है, फिर M है, फिर N है। ये सारी ऊर्जा कक्षाएं हैं और इलेक्ट्रॉन जो है बहुत सारी उपस्थित हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी इनमें से उपस्थित होगा। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ विशेष कक्षाओं में ही जो है वो उपस्थित रहेगा। इन्हीं कक्षाओं को हम विविक्त ऊर्जा कक्षा या ये जो एनर्जी लेवल्स या फिर स्टेशनरी स्टेट्स जो हैं वो कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन का, इनका सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब वो लगातार गति कर रहा है, तो उसने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में स्टेशनरी स्टेट्स में, स्टेशनरी किसको कहते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, तो जब तक वो इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तब तक ना तो वो कहीं से ऊर्जा जो है वो ग्रहण करते हैं और ना ही कहीं पे ऊर्जा जो है वो मुक्त करते हैं। ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा क्या था, ये जो कक्षाएं हैं, जो कोश हैं, इनको हम KLMN से निरूपित करते हैं। KLMN जो है ये इनके नाम है, या फिर अगर आप KLMN नहीं करते तो उनको 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से भी निरूपित किया जा सकता है, डेजिग्नेट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ मुख्य बिंदु थे बोर के परमाणु मॉडल के। अब आगे बात करते चलिए इनके कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण जो है वो किस प्रकार से है। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसको भी हम समझते हैं। बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट से आपको समझाता हूँ कि किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा तो नहीं कि हम कितने भी रख सकेंगे, तो उसमें वो डिसाइड होता है बोर बरी रूल से।
बोरबरी जो है वो वैज्ञानिक थे, बोरबरी। तो इन्होंने एक रूल दिया था जो ये बताने के लिए कि किसी भी कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उपस्थित हो सकते हैं। जैसे कि सपोज करो हम ये बात करें, ये नाभिक था, ये पहली कक्षा थी, ये हमारे पास जो है दूसरी कक्षा है, और ये हमारे पास जो है वो तीसरी कक्षा है, तीसरा कोश है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर सकते हैं। तो इसने कहा कि अगर पहले कक्षा में आप इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करना चाहते हैं कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आपने अगर ना 2 n की जगह क्या रखना है, 1 रख लेना है, 1 पावर में 2। तो पहली कक्षा के लिए निकालेंगे तो n की वैल्यू 1 रखेंगे। दूसरी कक्षा के लिए अगर आपने इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, अगर आपसे मैं पूछूं कि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सिंपल सा ये नियम है 2n²। तो n यहाँ पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे पहली कक्षा के लिए बात करते हैं, 2n² है, तो 2 गुणा में 1 की पावर अगर 2 है तो वो कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसका मतलब पहली कक्षाओं में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कक्षा की। दूसरी कक्षा की अगर हम बात करें तो अगर दूसरी कक्षा में हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करनी है तो n की जगह 2 रख लीजिए, 2 है और इसको हम पावर 2 कर देंगे। तो ये क्या होगा, 2, और ये कितना हो गया, 2 की पावर 2 मतलब कि 4, यानी कि 8। तो दूसरी जो कक्षा है इसमें कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक इसी प्रकार से अगर आप तीसरी कक्षा में पता करना चाहते हैं तो वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तीसरी कक्षा के लिए हम क्या करेंगे, 2n कितना लेंगे, अब आप 3 ले लेंगे तीसरी कक्षा के लिए, इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 9 यानी कि 18। तो तीसरी जो कक्षा है इसमें कुल 18 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, और हमारे पास सूत्र है 2n²। n जो है वो कक्षा की संख्या है, इसे हम बोरबरी रूल कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास थोड़ा सा आइडिया बोर का परमाणु मॉडल क्या है और किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ सकते हैं। थैंक यू।